विरूपाक्ष देव की कहानी। बुद्धदेव बोस। आपसे मिलकर सज्जन कहने लगे, बड़ी खुशी हुई। आपका लेखन मैंने खूब पढ़ा है। मैं आपका अनुरागी हूँ। बड़े दिनों से इच्छा थी आपसे मिलने की। कभी मौका नहीं मिला। आज संयोग से मिलना हो गया। सचमुच बड़ी खुशी हुई। मैंने शर्माते हुए मृदु हास्य समेत एक अस्फुट सी आवाज की। मेरी तरफ से भी परिचय देना चाहिए। इतना कहना काफी होगा कि मैं भी आपके व्यवसाय में ही हूँ। वैसे उल्लेखनीय कुछ नहीं। हाँ, तो क्या लेंगे कहिए। इनके यहाँ 100 साल पुरानी ब्रांडी है। वही ठीक है। मैं भी थोड़ा बहुत लिख लिया करता हूँ। मेरा नाम है विरूपाक्ष देव। मैं कुछ और लज्जित हुआ और कुछ कह ही ना सका। बेवकूफों सा टेबल क्लॉथ पर नाखून चलाने लगा। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम आपने सुना हो ऐसा हो नहीं सकता। आप जैसे पाठकों के लिए मैं नहीं लिखता। मृणालिनी साहित्य भवन नाम की एक चीज है, वो मेरी ही है। मैंने शिष्टता पूर्वक कहा, ओ, क्या आपने कभी मृणालिनी साहित्य भवन की कोई किताब देखी है? हाँ, ऐसे देखी हो ऐसा असंभव तो नहीं। ट्रेनों में, स्टीमर पर, बसों और ट्रामों में कई जगह ये किताबें फेरी की जाती हैं। मूल्य 1 रुपया। कवर पर स्त्रियों की 3 रंगों वाली तस्वीर होती है। अंदर भी कुछ तस्वीरें रहती हैं, यानी फोटोग्राफ। एक एक किताब पर जो खर्च होता है उसके अनुपात में दाम कम ही है। ये रही। सोडा? नहीं ना। सोडा से पुरानी ब्रांडी का मजा ही खत्म हो जाता है। सेवन? वैसे खर्च पूरा निकल आता है। 3-3 हजार के एडिशन देता हूं। एक सिगरेट लीजिए। हाँ, सीरीज चलती अच्छी है। हर एक किताब का और नहीं तो साल में एक एडिशन हो ही जाता है। कुल मिलाकर अब तक 58 किताबें निकाली हैं। उनमें से 35 मेरे ही लिखे हुए हैं। वैसे आपने एक का भी नाम सुना नहीं होगा, क्योंकि मैं बाहर की मासिक पत्रिकाओं में विज्ञापन नहीं देता। उसमें मेरा कोई फायदा नहीं। इस काम के लिए मेरा अपना ही एक पत्र है, जिसका नाम है प्रणयिनी। चंदा सालाना 1.5 रुपए। 6 फॉर्मा विज्ञापन होता है और 6 से 8 फॉर्मा पाठ्य वस्तु। ऐसे आप उसे पाठ्य नहीं कहेंगे, मैं भी नहीं कहूंगा। लेकिन इस देश में ऐसे ढेरों लोग हैं जिनके लिए ये अवश्य पाठ्य है। कोई 10,000 बिक जाती हैं। शहरों में कम, गंजों में ज्यादा। छोटे शहर और मुफस्सिलों में हमारा खूब प्रचार है। पत्र से मुनाफा तो होता ही है, उस पर से किताबों का विज्ञापन भी मुफ्त हो जाता है। जिस श्रेणी के पास प्रणयिनी पहुंचती है, मेरी लेखनी वही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मैं उन्हीं के ढंग से लिखता हूं। मैं उन्हीं का लेखक हूं। कभी कभी कैटलॉग छापकर प्रणयिनी के हर ग्राहक के पते पर भेज देता हूं। उसमें किताबों के अलावा मेरी बनाई कुछ दवाओं के इश्तहार भी होते हैं। नहीं, डॉक्टरी मैंने पढ़ी नहीं। बाल झड़ने का निवारण या स्त्री वशीकरण की दवा बनाने के लिए डॉक्टरी पढ़ने से काम नहीं चलता। दवा खूब काम करती है। आप हंस रहे हैं। हाँ, ऐसी दवा बनाना ठगी तो है। पर देखिए, जो ठगे जाने के लिए ही बैठे हैं, उन्हें अगर ना ठगा जाए तो उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाती है। वैसे भी संसार में रहने के लिए या तो ठगना या फिर ठगा जाना पड़ता है। और ठगी जब बहुत बड़े पैमाने पर की जाए, तब बड़ी इज्जतदार चीज बन जाती है। छोटे चोर को जेल हो जाती है, बड़े चोर को नाइट उपाधि मिलती है। अगर कायदे से की जाए तो फिर ठगी न केवल माफी के लायक होती है, बल्कि उच्च कोटि के गुणों में शामिल की जाती है। ये गुण जिन लोगों में अधिक मात्रा में होती है, दुनिया पर वही लोग राज करते हैं, वो चाहे छिपकर हो या आमने सामने। आप समझ ही रहे हैं कि मैं आपकी तरह साहित्यकार नहीं बल्कि व्यापारी हूं। साहित्यकारों में और मुझ में इतनी ही समानता है कि हम दोनों ही कागज पर कलम चलाते हैं। लेकिन मैं आपकी साहित्य गोष्ठी से बाहर हूं। मेरी जात जा चुकी है। मैंने जानबूझकर ये रास्ता चुना है, इसलिए जात में ऊपर उठने की कोशिश भी नहीं की। फिर भी मैंने आज आपसे परिचय साध लिया। उम्मीद है आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे।
मेरी तरफ से सफाई इतनी ही है कि मैं जो लिखता हूं वो मैं खुद नहीं पढ़ पाता। जब पढ़ने की इच्छा होती है तो अच्छा साहित्य ही पढ़ता हूं, आप लोगों का लेखन ही पढ़ता हूं। पर उससे क्या, मुझे जो सांसारिक सुख सुविधाएं मिली हैं उनका मोल भी कुछ कम नहीं। 15 साल से ये काम कर रहा हूं, अब कहीं जाकर उसका पूरा प्रतिदान मिल रहा है। बालीगंज में मेरा घर बन गया है, आज ही उस घर में शिफ्ट हुआ हूं। एक सिट्रोएन थी, उसे बदलकर हाल ही में एक नई कैडियक खरीदी है। जगह जगह से लोग मुझसे मिलने आते हैं, विनम्रता से पेश आते हैं, तो अच्छा ही है, इसमें बुराई क्या है। जिंदगी में हर किसी को सब कुछ तो नहीं मिलता, जितना मिलता है उसी में खुश रहने में ही अक्लमंदी है। अब ब्राउनिंग के बिशप ब्लूग्रम को ही ले लीजिए, छोटी छोटी कैबिन से बना हमारा जीवन है, इनमें कितना कुछ भरने को जी चाहता है। बाल्जाक का एक सेट या फिर एक पियानो, लेकिन जगह नहीं बन पाती। जिसके लिए जितना सबसे अधिक आवश्यक हो, जितने के बिना काम न चल सके, उतना रखकर बाकी छोड़ देना चाहिए। बिशप ब्लूग्रम ने अपने विश्वास अविश्वास का जंजाल छोड़कर बस कैबिन को ही अपने आराम के लायक बना लिया था। मैंने भी यही किया है। मैं आज कलकत्ता के धनी मानियों में शुमार हूं। बस इस संपन्नता के लिए बहुत सी चीजें स्वेच्छापूर्वक त्यागनी पड़ी है, उसका मुझे अफसोस नहीं। जो मांगा था वो पाया है, मैं आज सुखी हूं। देखिए, व्यापार तो व्यापार होता है, वहां कोई और बात नहीं चल सकती। बाजार में जो चलता हो, लोग जिसकी मांग करते हो वही देना पड़ता है। अब जब हर मामले में यही नियम चलता हो, तो भला किताबों के मामले में कुछ और क्यों हो। आर्ट की बात रहने दीजिए, खालिस व्यापार की नजर से बात को देखिए। अगर ज्यादातर लोग घटिया किताबें ही मांगेंगे तो उन्हें वही देना पड़ेगा। आप शायद इस मसले को अवज्ञा की दृष्टि से देखते हैं, जरूर देख सकते हैं। मैं भी मन से इसकी अवज्ञा करता हूं, इससे घृणा करता हूं, लेकिन पैसे तो इसी से आते हैं, और पैसे जरूरी हैं। मेरी किताबों के शीर्षक हैं सती का अभिशाप, लाजांजलि, देर रात की शादी, इस प्रकार से। बाकी शीर्षक याद नहीं, एक साथ 3 से ज्यादा नाम मैं कभी याद नहीं रख पाता। कहानियां दो तरह की हैं, एक दुर्जेय सती को फंसाने के चक्कर में दुराचारी की दारुण दुर्दशा, और दूसरी अति पवित्र प्रेम कथा, बीच में थोड़ा सा मनोमालिन्य, अंतिम पृष्ठ में जयमाला। इन्हीं दो कहानियों में फेरबदल करते हुए 35 किताबें लिखी हैं। एक किताब खत्म करने में मुझे 7 दिन से ज्यादा समय नहीं लगता। दिमाग में पूरा नक्शा बना ही रहता है, अनुच्छेद पर अनुच्छेद आराम से लिखता चला जाता हूं। बीच बीच में जरा करुण रस का फंदा कसकर रुला देना होता है, और दुराचारी के पापी मन या फिर प्रेम की निष्कामता के वर्णन की आड़ में कुछ तीखा रसीला मसाला मिला देना होता है, जिसे अमरीकी लोग पेप कहते हैं। बस हो गया। जितनी सहजता से लिखता हूं, उतनी ही आसानी से किताबें बिकती जाती हैं। खुद ही प्रकाशित करता हूं, बहरहाल मार्जिन काफी मोटा रहता है। कारोबार तो मेरा बढ़िया चल रहा है। शायद आप कहेंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं, नॉट बाय ब्रेड अलोन। जी हाँ, मेरा भी यही मानना है, नॉट बाय ब्रेड अलोन। और भी कई चीजों की जरूरत इंसान को होती है। रोटी पर लगाने को मक्खन, मक्खन पर जैम, आराम के उपकरण, विलास के आयोजन। परिश्रम करके 2 वक्त के खाने को ही तो रविंद्रनाथ ने केवल दिन यापन, केवल प्राण धारण की ग्लानि कहा है। महज सूखी रोटी चबाना अब मुझे रास नहीं आता। रोटी पर मक्खन की एक मोटी परत भी चाहिए, और उसी मक्खन के लिए, लीजिए आपकी गिलास तो खाली हो गई, थोड़ी और लीजिए। मैं नहीं जानता आप पैसे को कितना मोल देते हैं। ऐसे तो लोग हैं जिन्हें पैसों की बेशुमारी प्रलोभित नहीं करती। आप शायद कहेंगे कि पैसे जितने ज्यादा होंगे सुख भी उतना ज्यादा होगा। यह धारणा सरासर गलत है। मैं मानता हूं कि यह सच है, लेकिन पैसों की मैं कभी अवहेलना नहीं कर सका, क्योंकि मैं बचपन में बहुत गरीब था। कितनी मुश्किल से मैंने पढ़ाई पूरी की, ये सुनाऊं तो कहानी जैसा लगेगा। बचपन से ही मुझे एक सुख प्राप्त था, आजादी का। यानी कि ऐसा कोई नहीं था जिस पर मैं निर्भर कर सकूं।
स्कूल से लेकर आज तक अपना सारा इंतजाम खुद ही करता आया हूँ। आपकी उम्र कम है, शायद किसी बड़े अभाव का भी सामना आपको नहीं करना पड़ा। उन सब दिनों का ब्यौरा देकर आपको थकाऊंगा नहीं। जब स्कूल में था, तभी से मेरी रुचि लिखने में थी। उस समय मन में दुराशा थी कि लेखक बनूंगा। मेरा एक दोस्त था, मेरी ही तरह गरीब। हम साथ पढ़ते थे। वो लड़का कविता वगैरह लिखता था, शायद अच्छा ही लिखता था। हम दोनों मिलकर कितने ही सपने देखते। घोर दुख और अभाव में भी वो सपने नहीं मरते। हम दोनों की दोस्ती अटूट थी। दोनों का जीवन एक ही धारा में बहता। मैं उसे इतना चाहता था कि उसके लिए कुछ भी कर सकता था। जब हम दोनों बीए पढ़ रहे थे, क्लास के लड़कों ने चंदा इकट्ठा करके उसके कविताओं का एक संकलन प्रकाशित किया था। उस समय साहित्य की दुनिया में उस किताब पर कुछ चर्चा भी हुई थी। बड़ी पुरानी बात है, आप तब शायद बच्चे रहे होंगे। क्या वो किताब कभी आपकी नजर में आई है? किताब का शीर्षक था रक्त मेघ में सूर्यास्त। समय के हिसाब से नाम जरा अति आधुनिक था, है ना? मैंने कहा, ओह, पार्वती कुमार विश्वास की लिखी हुई। वो किताब मैंने काफी समय पहले पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी थी। अब भी कई पंक्तियां मुझे याद हैं। बाद में वो किताब मैंने ढूंढी थी पर कहीं मिली नहीं। अब वो कहीं मिलती नहीं है ना? आपने पढ़ी थी? आपको पसंद आई थी? सचमुच? मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। इसका मतलब अब भी दो चार लोगों को वो याद है। मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो मेरा दोस्त था। मैं सचमुच मानता था, अब भी मानता हूं, कि यथार्थ कवित्व शक्ति उसमें थी। मुझे उम्मीद थी कि वो कुछ असाधारण कर दिखाएगा, लेकिन हुआ यूं कि वो कुछ भी ना कर सका। उन्होंने और कुछ नहीं लिखा? लिखा भी हो तो और कुछ प्रकाशित नहीं हुआ। जहां तक मैं जानता हूं, वो किताब निकलने के बाद उसने कुछ खास लिखा भी नहीं। उसकी उस पहली किताब की 250 कॉपियां छपी थी। उनमें से 150 बांट दी गई थी। कुल मिलाकर 18 या 19 बिकी थी। और बाकी किताबों का क्या हुआ कोई नहीं जानता। संभवतः पुस्तक विक्रेताओं ने बेकार कागजात के साथ किलो के भाव बेच दिया हो। वो किताब दोबारा नहीं छपी। फिर जैसे तैसे मैं और पार्वती कॉलेज से तो निकले। उम्मीद थी कि अब तो कुछ काम बनेगा। मुझे अपनी चिंता उतनी नहीं थी जितनी कि उसकी। मैं समझ चुका था कि उसकी तुलना में मैं कुछ स्थूल प्रवृत्ति का इंसान हूं। मेरे सहारे अगर वो खुद को विकसित कर सके, तो यही मेरे लिए उच्चतम कार्य होगा। मैंने तय कर लिया कि जैसे भी हो, मैं उसे कोई कष्ट उठाने नहीं दूंगा। जो भी कष्ट उठाना हो मैं खुद उठाऊंगा। हमारे देश में कविता लिखकर रोजगार नहीं किया जा सकता। पार्वती के लिए धनोपार्जन का एकमात्र उपाय थी नौकरी, और नौकरी मतलब दफ्तर का काम। पार्वती की कलम किसी सौदागरी दफ्तर के बही खाते पर प्रयुक्त हो रही हो, यह कल्पना मेरे लिए विष के समान बन गई। पार्वती लिखता रहे, कविता लिखता रहे, उसका भार मैं उठाऊंगा। लेकिन मैं भी भला क्या कर सकता था? उस जमाने में नौकरी मिलना आज की तरह असंभव नहीं था। कोशिश करने पर शायद कुछ ना कुछ जुट ही जाता। लेकिन बचपन में खूब तकलीफ उठाते हुए जिस आजादी को गले लगाने पर बाध्य हुआ था, अभाव, अपमान और दुर्दशा में भी जो आजादी मेरी हमसफर थी, उसे इतनी आसानी से गंवा देने का दिल ना किया। गरीबों का आत्मसम्मान बोध बड़ा तीव्र होता है, पके हुए घाव के दर्द जैसा। जरा सा छूते ही असहनीय हो जाता है। मैंने सोचा कि इतना सा तो चाहिए हमें, किसी और उपाय से गुजारा कर लूंगा। लिखने की ओर मेरा जो थोड़ा बहुत रुझान था, उस पर मैं काम करने लगा। तय कर लिया कि उपन्यास रचना में प्रवृत्त हो जाऊंगा। खाने के पैसे बचाकर तेल खरीदता। कई रातें जागकर कटाई छंटाई की विशाल गर्भ पीड़ा के बाद मेरे पहले उपन्यास का जन्म हुआ। 4 दिनों तक धूप में भटकने के बाद एक प्रकाशक मिले। उन्होंने 100 रुपए में कॉपीराइट खरीद ली। मन में असामान्य उत्साह का संचार हुआ। उत्साह के वेग में एक और किताब लिखने बैठ गया। पहली किताब निकल कर आई। मैंने कहा कि बिक्री बुरी नहीं है। सच पूछिए
तो उस किताब के चर्चे हर जगह होने लगे थे। कई पत्रिकाओं में प्रशंसा और निंदा छपी। मेरा नाम भी लोग जानने लगे। मैं तो जैसे एक ही छलांग में स्वर्ग जा पहुंचा था। पूरा मन लगाकर दूसरी किताब पूरी की। वो किताब उस जमाने के सर्व प्रधान प्रकाशकों ने ही ली। पैसे भी अच्छे मिल गए। मुझे लगा कि अब तो मेरी किस्मत खुल गई। ये लीजिए सिगरेट। उन दिनों प्रकाशकों की संख्या आज की तुलना में काफी कम थी। अगर आप किताब पर किताब लिखते भी चले जाते तो उनका कुछ उपाय करना मुश्किल था। किसी एक प्रकाशक के साथ पक्का बंदोबस्त किए बगैर काम नहीं चलता था। पैसों के लिए मुझे बिना थके हारे लिखते जाना पड़ता। हमेशा लिखना पड़ता। और ऐसा भी नहीं कि हमेशा अच्छा लगता था। फिर भी मन को यह कहकर मनाता कि अन्य कई काम धंधों से यह बेहतर है। दूसरी किताब निकलने के कोई 3 महीने बाद तीसरी खत्म की। ये वाली आकार में कुछ ज्यादा बड़ी थी और मैंने लिखी भी थी खूब मन लगाकर। मुझे आज भी लगता है कि वो किताब बिल्कुल बेकार तो नहीं थी। आप पढ़ते तो शायद आपको पसंद भी आती। क्या हुआ उस किताब का? क्या हुआ मैं बताता हूं। वो किताब मैं अपने उस प्रधान प्रकाशक के पास ले गया। बड़ी उम्मीद लगाए गया था। वे सज्जन ऊपर से बड़े शिष्ट थे। जाते ही हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने कहा, एक और किताब लिखी है मैंने। अच्छा। उन्होंने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। मुझे और स्पष्ट रूप से कहना पड़ा, आप उसे छापेंगे ऐसा सोचकर ही मैंने किताब। इस वक्त हमें किताबों की जरूरत नहीं। बस इतना कहकर उन्होंने अपना मुंह अखबार के पीछे छिपा लिया। मेरा दिल बैठ गया। मैं कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। क्या किया जाए, क्या कहा जाए? मन ही मन मैंने अभ्यास किया। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अभी ले लेते तो बड़ा आभार होता। पर मैं किसी भी हाल में किसी भी तरह ये शब्द कह न सका। हालांकि जरूरत तो थी। बड़ी दारुण जबरदस्त जरूरत थी। कह दूं, एक और बार कहकर देखूं। शायद मैं कह ही डालता अगर ठीक उसी वक्त उन्होंने अखबार की आड़ में से हाथ जोड़कर नमस्कार न कर दिया होता। अब इसके बाद तो रुका नहीं जा सकता। मुझे उठना ही पड़ा। जब मैं सड़क पर आया तो मेरे कान झनझना रहे थे। घर पहुंचकर मन बना लिया, नहीं, अब इस तरह नहीं चल सकता। वो उपन्यास अप्रकाशित रहा। शायद आज भी उसकी पांडुलिपि मेरे किसी बक्से में पड़ी है। 15 दिन बाद एक और उपन्यास तैयार हो गया जिसका नाम था प्रेम की पूर्णिमा। वाह, ब्रांडी बढ़िया है। एक अंधेरी गली में एक प्रेस ढूंढ निकाला। प्रेस का मालिक फटी गंजी और 8 हाथ लंबी धोती पहने रहता, इनकम टैक्स से बचने के लिए। उनके प्रेस में प्रत्यक्ष तौर पर तो धर्म ग्रंथ निकलते, गीता की बांग्ला तर्जुमा, उपनिषदों की व्याख्या वगैरह। लेकिन बाकी जो कुछ छपता, यौन तत्व, काम शास्त्र, शिक्षित पतिता की जीवन कथा, वही रसीले थे, वही असली थे। मेरे जैसे दरिद्र नवीन लेखक की ही उन्हें तलाश थी। सो कुछ ही दिनों में मेरी वहां खूब साख जम गई। महीने भर में उन्होंने मेरी प्रेम की पूर्णिमा छाप कर निकाली। अगले ही महीने एक और लिखना पड़ा। उसके 10 दिन बाद एक और। जो समृद्धि आई, मेरे जीवन में वो स्वप्न समान थी। लेकिन थोड़े से सुख नहीं मिलता। इस आकस्मिक समृद्धि से विचलित होने के बजाय मैं खुद को स्थिर रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब किस्मत खुलती है तो फिर कोई उसे रोक नहीं पाता। 5 साल बाद मैंने खुद की प्रेस खरीद ली। मृणालिनी साहित्य भवन की शुरुआत हुई। फिर प्रणयिनी निकली। और 5 साल बीत गए। लगने लगा कि पैसों की रकम और भी ज्यादा तेजी से बढ़नी चाहिए। मां लक्ष्मी के परामर्श से कुछ दवाइयां निकाली और आज बालीगंज में मेरा अपना घर है। मैं कलकत्ते की सड़कों पर मोटर हाँकता फिरता हूं। अभी बूढ़ा नहीं हुआ। अब भी जीवन के कोई 20 साल बाकी हैं और इस समय में मैं तरक्की की ओर और भी कुछ सीढ़ियां चढ़ जाने की उम्मीद रखता हूं। लेकिन मैं अगर आज मर भी जाऊं तो कम से कम मुझे इतनी तसल्ली तो होगी कि मैंने एक जिंदगी में कुछ कम नहीं किया।
भला इसमें भी बुराई क्या है ना? विरूपाक्ष बाबू मौन हुए। कुछ पल बाद मैंने पूछा, लेकिन आपके वो मित्र पार्वती बाबू, उनका क्या हुआ? विरूपाक्ष बाबू ने सिगरेट सुलगाई। आज पता चला कि पार्वती मर चुका है। आज का दिन मेरे लिए बेहद दुखद है। इसके बाद विरूपाक्ष बाबू कुछ पल चुपचाप बैठे रहे। दो उंगलियों के बीच दबे सिगरेट में से धुआं नीले धागे जैसा घूमता मुड़ता हुआ उठने लगा। मैंने भी कुछ न कहा। विरूपाक्ष बाबू की गाड़ी फुटपाथ से लगकर खड़ी थी। उन्हें बाहर निकलते देख ड्राइवर ने सलाम ठोककर दरवाजा खोल दिया। बड़ी खुशी हुई आपसे बातें करके, सचमुच बहुत अच्छा लगा, उन्होंने गाड़ी में बैठते हुए कहा। किसी दिन मेरे यहाँ आने की जहमत उठाएंगे? घबराइए नहीं, मैं अपनी पत्रिका के लिए कहानी नहीं मांगूंगा, गपशप करेंगे बस। आइएगा जरूर, ठीक है ना? गाड़ी स्टार्ट हुई। ये रहा मेरा पता। विरूपाक्ष बाबू ने झटपट मुझे एक कार्ड थमा दिया। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। गाड़ी चौरंगी के यान स्रोत में जाकर मिल गई। कार्ड पर लिखा हुआ था, पार्वती कुमार बिस्वास, P 385, रासबिहारी एवेन्यू, बालीगंज।